Hello students. So now we are proceeding towards a very important topic. It is capacitor. ये जो टॉपिक है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सीबीएसई के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। और ये जो टॉपिक है थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए आप। देखिए, कैपेसिटर का जो टॉपिक है इसको हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक छोटे से रीजन के अंदर स्टोर करने का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, अगर हमें पानी को स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम कोई ना कोई वेसल यूज करते हैं, कोई घड़ा यूज करते हैं, कोई बर्तन यूज करते हैं। ओके, और इस बर्तन की अपनी एक कैपेसिटी होती है। जैसे मान के चलिए, सपोज ये बर्तन हमारे पास है और इसकी जो कैपेसिटी है वो मान लीजिए 10 लीटर है। जैसे ही आप 10 लीटर से ज्यादा पानी डालने की कोशिश करेंगे, इमीडिएटली जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बर्तन की, इस कंटेनर की अपनी एक कैपेसिटेंस है। ओके, और उस कैपेसिटेंस से ज्यादा पानी अगर इसके अंदर डालते हैं तो उस बर्तन में पानी टिकता नहीं है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता कंसेप्ट होता है कैपेसिटर का। जैसे एक सिंपल, मान लीजिए बहुत सिंपल शब्दों में हम कैपेसिटर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्फीयर है आपके पास, कोई मेटल की स्फीयर है, मान लीजिए कॉपर का एक स्फीयर है। आपने क्या किया, इसको कुछ चार्ज दिया। ओके, आपने इसको चार्ज दिया, तो वो उसके सरफेस के ऊपर अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। मैंने एक और 1 कूलम चार्ज दिया तो अगेन ये यहां पर आ गया, फिर अगेन 1 कूलम दिया, ये यहां पर अगेन अकुमुलेट हो गया। ऐसे करते 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 मान लीजिए मैंने इसको 100 कूलम चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया? 100 कूलम चार्ज दे दिया। ओके, अब 100 कूलम चार्ज इसके पास आ गया और मैं ये कह रहा हूं कि भैया देखो, ये कंडक्टर जो है ना, ये इससे ज्यादा चार्ज लेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये कंटेनर 10 लीटर पानी से ज्यादा पानी को अकोमुलेट नहीं करता। ओके, इसी तरह से ये जो कंडक्टर है हमारा नहीं करता। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, 1 कूलम चार्ज और देने की कोशिश करते हैं। मैंने ये 1 कूलम का जो चार्ज है ये इसके ऊपर डालने की कोशिश की। ओके, अब जब मैं 1 कूलम चार्ज इसके ऊपर और डालूंगा, ओके, तो अब देखिए, आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। इसके आसपास का जो इसका इस स्फेरिकल कंडक्टर के आसपास का जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब 100 कूलम चार्ज इसके ऊपर अकुमुलेट हो गया। मैं ये 1 कूलम का चार्ज इसके ऊपर और रखने की कोशिश की मैंने, तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो 100 कूलम था, अब 101 कूलम हो गया। ओके, अब 100 के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो गया। इसका मतलब अब आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो देखिए, कोई भी मीडियम होता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, उसकी एक इंसुलेशन स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अब आपको ये पता है कि ये जो हमारा चार कंडक्टर है इसके आसपास मान लीजिए एयर है, एयर प्रेजेंट है। ओके, तो एयर किससे बनी हुई है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बनी हुई है। अब उस एयर की अपनी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है।
या आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम द पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वो झेल सकती है, मैक्सिमम पोटेंशियल जिससे वो उसके अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मान लो 1 मिनट के लिए मान लो इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम प्रेजेंट है, कोई एटम प्रेजेंट है, ओके। उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहां पर नेगेटिव चार्ज है बाहर, इसके बाहर, ओके। अब जैसे ही मैंने इसको 1 कूलम चार्ज एक्स्ट्रा दिया तो ये क्या करेगा कि इसने क्योंकि 100 कूलम चार्ज जब मैंने दिया था इसको, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इतना नहीं था कि आसपास की जो एयर है उसको आयोनाइज कर दे। लेकिन जैसे ही आपने इसको 101 कूलम चार्ज दिया तो ये चार्ज इतना बढ़ गया कि इसने आसपास जो इसके कारण जो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना बढ़ गया कि इसने आसपास की जो एयर है उसको आयोनाइज करना शुरू कर दिया। या आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो उसकी इंसुलेशन है उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है एयर इंसुलेशन उसको तोड़ना शुरू कर दिया। वो तोड़ेगा कैसे कि आसपास की जो एयर है उसका जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है उसको आयनाइज करना शुरू कर दिया। अब मान लो कोई एटम है, जैसे ही 101 कूलम चार्ज इसके ऊपर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया कि इस चार्ज ने इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के इसने अपनी ओर खींच लिया, ओके। तो अब एक तरह से आप ये मान लो कि 1 यूनिट -1 कूलम चार्ज एटम से निकाल के इस स्फीयर ने अपनी ओर खींच लिया। आप समझ रहे हैं? जैसे ही चार्ज इसके ऊपर 101 कूलम हुआ पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही इसने -1 कूलम चार्ज एयर से खींचा। क्यों खींचा? पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों खींचा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके कारण एयर अब आयोनाइज होनी शुरू होगी, जो कि पहले आयोनाइज नहीं हो रही थी। तो आयोनाइज होने के कारण का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले न्यूक्लियस से बंधे हुए थे अब वो बाहर निकलने शुरू हो गए। तो मान लीजिए -1 कूलम इतने इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी ओर खींचा कि -1 कूलम चार्ज इसकी ओर आ गया, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए। तो अब पहले हमने 1 कूलम चार्ज एक्स्ट्रा दिया था और इसने -1 कूलम यहां से ले लिया एयर से, तो टोटल कितना हुआ? ये +1 कूलम और ये -1 कूलम कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 101 कूलम तो नहीं रहा ना, वही का वही 100 कूलम ही रहा, ओके। चलो अब हमने कहा यार दोबारा से एक और अटेम्प्ट मारते हैं, एक और कोशिश करते हैं। हमने अब ये तो इसको तो कैंसिल कर दिया इसने, इस चार्ज ने, ओके, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिए। फिर दोबारा से हमने किसी एक और 1 कूलम चार्ज को यहां लाने की कोशिश की। जैसी ही लाने की कोशिश की, जैसे ही मैंने इसको 101 कूलम चार्ज दिया, उसी समय अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसने आसपास की एयर को फिर दोबारा से आयोनाइज करना शुरू कर दिया और फिर दोबारा से इसने -1 कूलम चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। और फिर से ये जो +1 कूलम चार्ज है, ये जो +1 कूलम चार्ज है, इसने इस -1 कूलम को कैंसिल कर दिया और अल्टीमेटली फिर वही का वही रहा 100 कूलम। अब देखिए हो क्या रहा है, इसके ऊपर जैसे ही मैं 1 कूलम चार्ज लाता हूं, ये एयर से -1 कूलम चार्ज को लेता है और इसको कैंसिल कर देता है। फिर जैसे ही मैं दोबारा से फिर ये कोशिश करता हूं कि +1 कूलम चार्ज को लेके आता हूं, उसी समय फिर दोबारा से ये एयर को दोबारा से आयनाइज करता है और -1 कूलम चार्ज लेता है और दोबारा से उसको ये बात तो समझ में आ रही है हमें कि 100 कूलम चार्ज से ज्यादा चार्ज को ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है ये अकुमुलेट नहीं कर रहा है, अपने ऊपर नहीं ले रहा है। ये बात तो ठीक है। जैसे ही मैं +1 कूलम को लेके आता हूं, ये लेता है और कैंसिल कर देता है, फिर लाता हूं फिर कैंसिल कर लेता है और कैंसिल कर देता है। लेकिन अब एयर में क्या हो रहा है, देखो एयर के ऊपर भी ध्यान दो। मैं +1 कूलम चार्ज को लेके आया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? यहां पर एक एक्स्ट्रा +1 कूलम चार्ज क्रिएट हो गया एयर में। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि जितना -1 जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन इसकी ओर, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का इसकी ओर गया, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां रह गया ना। अब ये आयन बन गया, एटम नहीं रहा। नाउ इट इज एन आयन ऑफ एयर, नॉट एन एटम। तो +1 कूलम चार्ज ये बन गया और +1 कूलम चार्ज ये बन गया, जो कि एयर के अंदर है।
दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही मैं +1 कूलम चार्ज को इसके ऊपर रखने की कोशिश की, +1 कूलम चार्ज अब इसके ऊपर आया नहीं बल्कि एयर में आ गया। फिर दोबारा से मैंने दूसरी अटेम्प्ट मारी, मैंने एक और दोबारा से, मतलब पहले मैं इसको लाया +1 कूलम इसको लाया था, तो इसने ये +1 कूलम एयर में लीक कर दिया। फिर दोबारा से +1 कूलम मैंने लाने की कोशिश करी, तो फिर दोबारा से एयर में ये +1 कूलम चार्ज आ गया। तो जितनी जितनी बार भी मैं ऐसी अटेम्प्ट करता रहूंगा, +1 कूलम चार्ज को इसके ऊपर लाने की कोशिश करता रहूंगा, वैसे वैसे उतना ही +1 कूलम चार्ज, मैंने 2 अटेम्प्ट किए हैं, एक अटेम्प्ट ये और एक अटेम्प्ट ये, उतनी ही बार एयर में उतना ही चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेट हो गया, आ गया। फिर तीसरी बार फिर मैं +1 कूलम चार्ज को मैं दोबारा लाने की कोशिश करूंगा, तो मैं देखता हूं अगेन यहां पर एक और एयर के अंदर +1 कूलम इस कंटेनर के साथ हो रही थी। ये 10 लीटर से ज्यादा नहीं ले रहा था। फिर मैंने 1 लीटर जैसे ही डाला इसके अंदर, तो 1 लीटर सारा का सारा यहां पर जमीन पर आ गया, बाहर निकल के। फिर मैंने दोबारा 1 लीटर डालने की कोशिश की, फिर दोबारा से ये जमीन पे आ गया। बिल्कुल ये दोनों सेम सिचुएशन तो है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। इसके ऊपर इस कंटेनर में मैं जितना भी एक्स्ट्रा पानी डालने की कोशिश कर रहा था, उतना ही पानी जमीन पर आता जा रहा था। फिर दोबारा से मैं जितना एक्स्ट्रा डालूंगा वो सारा का सारा जमीन पे आ जाएगा। बिल्कुल यही काम तो यहां हो रहा है। मैं जितना एक्स्ट्रा चार्ज, 100 कूलम मैक्सिमम इस चार्ज अकुमुलेट करने की कैपेसिटी है इस कंडक्टर की। अब मैं 100 कूलम से ज्यादा जितना भी चार्ज इसके ऊपर, ओके जी। तो ये मैंने एक कोशिश की आपको कैपेसिटर को समझाने की। इस तरह से हम समझते हैं कि हर मटेरियल की, हर कंडक्टर की या हर कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटेंस होती है। ओके जी, हर कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटेंस होती है, और उस कैपेसिटेंस से ज्यादा चार्ज अगर हम उसको देने की कोशिश करते हैं तो वो अपने अंदर चार्ज लेता नहीं है। हालांकि किसी कैपेसिटर की चार्ज को अकुमुलेट करने की जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, वो हमारा आगे का टॉपिक है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ कैपेसिटर का एक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसको एक पानी के कंटेनर से रिजेंबलेंस देके, उसको उसकी सहायता से एक्सप्लेन करके। ओके जी, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा कैपेसिटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। स्फेरिकल कंडक्टर का हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको हमने जितना हम इसको चार्ज देते जाएंगे उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। आपको पता है V क्या होता है, Q/4πε/r किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, R इसकी रेडियस है। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो यही चीज हम यहां लिखेंगे कि किसी कैपेसिटर के लिए जो Q है वो, या किसी कंडक्टर के लिए जो Q है, चार्ज गोइंग ऑन दैट कंडक्टर या कैपेसिटर, it is directly proportional to potential of that capacitor. If we go on giving charge to a conductor, its potential keeps on rising. Thus Q is directly proportional to V. तो यहां proportional of the capacitor, यहां पर हमने क्योंकि कंडक्टर लिया है तो उसके लिए कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो उसी को हमने कंडक्टर लिख दिया, और यहां से C की वैल्यू क्या आ गई, Q/V। ओके, देखिए ये हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसकी, कैपेसिटेंस की। ओके, अब देखिए कैपेसिटेंस को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, आपको दिख ही रहा है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर टू इट्स पोटेंशियल। Q/Q और V की जो रेशियो होती है वही कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। अब हम वैल्यू ऑफ C किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो देख लेते हैं। देखिए जो C है, कैपेसिटेंस जो है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, ये साइज और शेप पे डिपेंड करती है कंडक्टर के। नेचर एंड मीडियम ऑफ सराउंडिंग द कंडक्टर, कंडक्टर के आसपास या कैपेसिटर के आसपास जो सराउंडिंग मीडियम है उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और पोजीशन ऑफ नेबरिंग चार्जेस पे भी डिपेंड करती है। ये भी हम कैसे डिपेंड करती है,
कि हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप यही ध्यान रखिए कि वैल्यू ऑफ सी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं। पहले तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन देखी, अब हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कैपेसिटेंस की? देखिए, जो C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें अगर V 1 के बराबर है तो C कितना आ जाएगा? Q के बराबर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज दस न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। किसी कंडक्टर, एक्चुअल में कंडक्टर को भी हम कैपेसिटर बोल सकते हैं, ओके। कैपेसिटर, क्योंकि कंडक्टर भी एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके ऊपर हम चार्ज को जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ओके। तो अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए, साधारण ढंग से समझने के लिए, आप अपने दिमाग में जब कैपेसिटर शब्द हम यूज करें तो आप एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसको हमने कुछ चार्ज दिया है उसी को अपने माइंड में रख सकते हैं। इस इक्वेशन से दोबारा देखिए, अगर मैं V की वैल्यू 1 रखता हूं तो C किसके बराबर आ जाता है? Q के बराबर। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन यहां से क्या बन जाएगी? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। ओके, अब हम बात करते हैं SI यूनिट की, कैपेसिटेंस की। देखिए, C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर C को मैंने कैपेसिटेंस की, पहले तो समझिए SI यूनिट फैरेड होती है, तो 1 फैरेड यहां से कितना हो गया? 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। SI वोल्ट। अब ध्यान रखना, ये जो फैरेड होती है वास्तविकता में ये बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। इतनी बड़ी यूनिट हम जनरली यूज नहीं करते। हमारी डेली लाइफ में जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं या जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, उनकी किसी की भी कैपेसिटेंस 1 फैरेड नहीं होती। 1 फैरेड एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस है। जनरली जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं उनकी कैपेसिटेंस हम माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड में लेते हैं। माइक्रो फैरेड का मतलब है, या पिको फैरेड भी ले लेते हैं। माइक्रो फैरेड का मतलब है 10⁻⁻⁶ फैरेड, और नैनो फैरेड होता है 10⁻⁹ फैरेड। पिको फैरेड 10⁻12 फैरेड होता है। अब 1 फैरेड को बहुत सिंपल है, यहां से डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ इट्स पोटेंशियल किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड तब कही जाती है अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाता है, अगर जब उसको 1 कूलम चार्ज दिया जाता है। 1 कूलम चार्ज देने से, जैसे मान लो एक सिंपल शब्दों में, मान लो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको मैं कोई चार्ज दे रहा हूं, ओके। तो चार्ज दे रहा हूं तो मान लीजिए मैंने इसको कुछ चार्ज दिया, ओके। मान लीजिए 1 कूलम चार्ज दिया, सपोज पहले से इसके ऊपर कुछ चार्ज था, अब मैंने 1 कूलम चार्ज इसके ऊपर बढ़ा दिया। 1 कूलम चार्ज बढ़ाने से सपोज 1 वोल्ट का पोटेंशियल इसके ऊपर बढ़ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इसकी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैरेड है, ओके। ठीक है जी। और ये भी जो हमें वैल्यू मिली है 1 फैरेड की, ये इसी एक्सप्रेशन से मिली है। देखो, C के लिए हमने रख दिया 1 फैरेड, Q के लिए रख दिया 1 कूलम। अब डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल है। Q बाई वी, C की वैल्यू, Q को हमने रख दिया 80 और पोटेंशियल, ये इसका डायमेंशन फार्मूला ये होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ओके। ठीक है, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is next video we'll do our next topic, it is principle of capacitor. Thank you.